नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभी और विचार करने की जरूरत है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने बगावत कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा था। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिंदे गुट को राहत मिल गई है। इसी फैसले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी टिकी हुई है। विधायकों की अयोग्यता वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछले करीब 10 महीने से सुनवाई चल रही थी। पिछले साल 21 जून को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी पार्टी के ही 16 विधायकों ने बगावत कर दी थी। 24 जून को शिवसेना ने 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल से की थी। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व कानून और न्याय मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि स्पीकर के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है और राज्यपाल के फैसले को गलत बताया है, क्योंकि उनके सामने कोई परिक्षेप नहीं था जिसके आधार पर वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके, फ्लोर टेस्ट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनकी सरकार को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते। तमाम जनतेसाठी एक आनंदाचा दिवस आहे। स्वतःच्या स्वार्थासाठी बाळासाहेबांच्या विचारांची प्रतारणा करण्याचं काम ज्यांनी केलं त्यांना चपराक देणारा हा निर्णय आणि म्हणून लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य माणसाच्या मतदारांच्या विचाराला तुम्हाला प्रताडित करता येणार नाही, त्याच्याशी प्रतारणा करता येणार नाही, हे या निकालाने दाखवून दिलेलं आहे। राजधानी दिल्ली में सर्विसेज पर नियंत्रण किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने फैसला सुना दिया है। दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल के अधिकार में टकराव की स्थिति खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़कर बाकी अधिकार जैसे अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग आदि पावर दिल्ली सरकार के पास होगी। इस तरह दिल्ली की आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला आया। उच्चतम न्यायालय ने फैसले में कहा कि दिल्ली देश के दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह यूटी नहीं है। दिल्ली के मामले पर 5 जजों का एक मत रहा। फैसला 2 हिस्सों में लिया गया था। मैं यही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था ये ऑर्डर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास देर रात फिर धमाका हुआ। बीते 6 दिनों में ये तीसरी बार है जब स्वर्ण मंदिर के पास हल्का धमाका हुआ। पंजाब पुलिस ने बताया कि धमाके में इन मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और धमाके वाली जगह को सील कर दिया गया है। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट कर दावा किया कि अमृतसर में हुए हल्के धमाकों के केस को सुलझा लिया गया है। इन मामलों में पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इन धमाकों में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पहला धमाका 6 मई, दूसरा धमाका 8 मई और तीसरा धमाका 10 और 11 मई की रात को, जिस दे विच आजादवीर सिंह सन ऑफ जसवीर सिंह, आरो विलेज वडाला कला, बाबा बकाला, जिला अमृतसर, एज 36 साल, अमरीक सिंह सन ऑफ लखबीर सिंह, आरो विलेज आदिया, पीएस गुरांगला, गुरदासपुर, एज 26 साल, साहिब सिंह एलियास साबा सन ऑफ सुरिंदर सिंह, आरो अमन एवेन्यू, गेट हकीमा, अमृतसर, हरजीत सिंह सन ऑफ देविंदर सिंह, आरो मजीठा रोड, अमृतसर, ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮਿੱਠਾ son of resident of Majitha Road. Ajay, we are still checking. We've just come here.
we will do a formal briefing in about an hour's time. ठीक है ना? I will request कि kindly अभी हमारे को काम कर लेने दीजिए, उसके बाद बात करूँगा. अभी no, I can give no statement. We have just got information कि यहाँ पे कोई loud sound आई है. We are verifying it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और स्मारक डाक टिकट व सिक्का भी जारी किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जिस तरह से साइंस और प्रौद्योगिकी पर जोर दिया है वो बड़े बदलावों का कारण बना है. पहले जो साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित था वो अब प्रयोग से आगे बढ़कर पेटेंट में बदल रहे हैं. भारत में 10 साल पहले एक साल में 6000 पेटेंट ग्रांट होते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई. उन्होंने आगे कहा कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी. इससे भारत ने न केवल अपने वैज्ञानिकों का सामर्थ्य साबित किया था बल्कि भारत के वैश्विक कद को भी ऊंचाई दी थी. साथियों, आज इस अवसर पर कई फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है. मुंबई में नेशनल हेड्रॉन बीम थेरेपी फैसिलिटी पर रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर हो, विशाखापट्टनम से के बार्क कैंपस में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट हो, मुंबई की फ्यूजन मौली 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी हो या विभिन्न शहरों के कैंसर हॉस्पिटल हो, ये सभी संस्थान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मदद से मानवता की और भारत की प्रगति को गति देंगे. भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एस जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि हमें समाधान के लिए चीन का रुख करना बंद करना चाहिए. चीनी दक्षता के दम पर भारत का विकास नहीं हो सकता. अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अलग स्तर पर ले जाना है तो हमें घरेलू स्तर पर बदलाव लाना होगा. एक किताब विमोचन के कार्यक्रम में शिरकत लेते हुए जयशंकर बोले, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक रात में हो जाएगा, लेकिन सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हमें इसे लेकर गंभीर रहना होगा. हमारी प्राथमिकता है कि किस तरह से ये एक गंभीर उत्पादन सप्लाई चेन तैयार की जाए. जयशंकर ने उस माहौल को बनाने की ओर भी ध्यान दिलाया जिसमें कारोबारियों और अर्थव्यवस्था में ये भरोसा पैदा किया जा सके जो कि भारत में उत्पादन करना संभव है. जयशंकर ने कहा, हर देश को अपने यहाँ होते उत्पादन और व्यापार का समर्थन करना चाहिए. हमें खुद के खर्च पर दूसरे व्यापारों के देश में मिलती सुविधाओं का आनंद नहीं लेने देना चाहिए. भारत ने बीते साल 2022 में रूस से 10 गुना तेल आयात करके करोड़ों रुपयों की बचत की है. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए बचाए हैं. भारत ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया था जब यूक्रेन पर किए गए हमले के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगाई थी. इसके बाद रूस ने युद्ध से पीछे न हटते हुए चीनी और भारत जैसे देशों को कम कीमत पर तेल बेचना जारी रखा था. 2021 में यूक्रेन युद्ध से पहले भारत में मंगाए गए तेल में रूस की हिस्सेदारी महज 2% हुआ करती थी. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुताबिक अब यह हिस्सेदारी 20% के करीब पहुंच गई है. भारत ने बीते साल रूस से जो तेल आयात किया उससे प्रति टन करीब 7300 रुपए की बचत हुई. अमेरिका और यूरोप की ओर से दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा था. सवाल पूछे जाने पर भारत ने रूस के साथ इस तेल खरीद का बचाव भी किया था और यूरोप के देशों को घेरा था. जयशंकर अप्रैल 2022 में अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वाशिंगटन में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. तब एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल पूछा था. इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा था, आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अक्टूबर-नवंबर के महीने में भारतीय जमीन पर होना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले से होगी. इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम भी हिस्सा लेने वाली है. भारत और पाकिस्तान के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबला 15 अक्टूबर को होने की संभावना है. वैसे भी भारत पाकिस्तान मुकाबले का इंतजार दुनिया भर के खेल प्रेमियों को रहता है. खराब कूटनीति संबंधों के चलते दोनों देश फिलहाल आईसीसी टूर्नामेंट या एशिया कप में ही टकराते हैं. ऐसे में जब भी दोनों टीमें मैदान पर आमने सामने होती है तो बेहद अद्भुत नजारा होता है. देखा जाए तो इस साल भारत पाकिस्तान के बीच
5 मुकाबले हो सकते हैं। सबसे पहले एशिया कप 2023 में दोनों टीमें भिड़ेंगी। एशिया कप का आयोजन सितंबर महीने में किया जाना है। हालांकि वेन्यू और शेड्यूल का ऐलान होना अभी बाकी है। इस बार एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाना है और इसमें 6 टीमें शामिल होंगी। ये टीम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री पहले ही घोषित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी खुद दी। उन्होंने कहा, द केरला स्टोरी को हरियाणा में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। फिल्म की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने बताया कि द केरला स्टोरी 12 मई को 37 देशों में रिलीज किया जाएगा। आदिपुरुष के ट्रेलर पर रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने अपनी नाराजगी जताते हुए आदिपुरुष के कई सीन्स पर सवाल उठा दिए। सुनील लहरी ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में आदिपुरुष के ट्रेलर पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मेकर्स ने जबरदस्ती इस फिल्म में रामायण को मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इसी वजह से वो जो दिखाना चाहते हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा है। ट्रेलर में कुछ चीजें पसंद नहीं आई हैं। कई चीजों को जबरदस्ती फिल्म में डालने की कोशिश की गई है। सुनील लहरी ने इसी इंटरव्यू में आगे कहा कि ट्रेलर में दिखाया गया कि हनुमान जी के ऊपर भगवान राम बैठे हुए हैं और तीर चलाते दिख रहे हैं। रामायण में ऐसा किसी भी जगह नहीं है, बल्कि लक्ष्मण ने ऐसा किया था, वो भी हनुमान के आग्रह करने के बाद। हनुमान के कंधे पर राम बैठे जरूर होते हैं, लेकिन तीर नहीं चलाते हैं। सुनील ने आगे कहा कि अगर ऐसा होता तो भगवान इंद्र का रथ ही काफी होता, राम जी को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हनुमान संग उड़कर रावण को मार सकते थे। सुनील लहरी आदिपुरुष में कलाकारों के कॉस्ट्यूम से भी निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि फिल्म में वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को पूरे कपड़ों में पहने दिखाया गया है, जबकि राम ने वनवास के दौरान सिर्फ एक भगवा रंग का कपड़ा पहना हुआ था। इस तरह ट्रेलर में राम का रूप दिखाकर इसमें चार्म को खराब किया गया है। विज्ञान के बहुत से करिश्मे आज पूरी दुनिया देख रही है, फिर चाहे वो अंतरिक्ष में मंगल और चांद तक सफर तय करना हो या मेडिकल क्षेत्र में अनोखे कारनामे करना हो। मेडिकल साइंस की तरक्की का प्रतीक दुनिया का पहला सुपर किट पैदा हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खास बच्चे को किसी भी तरह की जेनेटिक बीमारी नहीं होगी और न ही कोई ऐसा नुकसानदेह जेनेटिक म्यूटेशन जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे 3 लोगों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। ये बच्चा इंग्लैंड में पैदा किया गया है। माता पिता के डीएनए के अलावा इस बच्चे में तीसरे इंसान का भी डीएनए डाला गया है। डीएनए की खासियत को बरकरार रखने के लिए आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस बच्चे को माइक्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की तकनीक से बनाया गया है। वैज्ञानिकों ने एक स्वस्थ महिला के एग से ऊतक लेकर आईवीएफ ब्रूड तैयार किया था। इस ब्रूड में बायोलॉजिकल माता पिता के स्पर्म और एग के माइक्रोकांडिया को साथ में मिलाया गया है। माता पिता के डीएनए के अलावा बच्चे के शरीर में तीसरी महिला डोनर के जेनेटिक मटेरियल में से 37 जीन को डाला गया है, यानी असल में ये 3 पेरेंट है। हालांकि 99.8% डीएनए माता पिता का ही है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।